गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम ट्रांसफार्मर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफार्मर की क्षतियों के बारे में डिस्कशन किया था। हमने क्या चीज़ जाना था कि ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्यतः दो प्रकार की क्षतियाँ होती है। कौन कौन सी? एक तो क्रोड क्षति और दूसरी ताम्र क्षति। ठीक है, हमने ये चीज़ भी जानी थी कि जो क्रोड क्षति होती है वो भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो हिस्टैरिसीस क्षति और दूसरी एडी धारा क्षति। ठीक है, हमने क्रोड क्षति को स्थायी क्षति की श्रेणी के अंदर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि ये जो क्षति रहती है वो ट्रांसफार्मर की नो लोड की स्थिति में और ट्रांसफार्मर की ऑन लोड की स्थिति में दोनों के अंदर हो रही थी। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग जो दूसरे प्रकार की क्षति है जिसको हम लोग ताम्र क्षति बोल रहे हैं उसको हमने अस्थायी क्षति या फिर वेरिएबल लॉस की श्रेणी के अंदर रखा था। क्यों वो रखा था? क्योंकि वो जो क्षतियाँ थी वो बेसिकली ऑन लोड की स्थिति के अंदर हो रही थी और नो लोड की स्थिति में नहीं हो रही थी। आज के लेक्चर के अंदर हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक यानी ट्रांसफार्मर परीक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ट्रांसफार्मर परीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम लोग वो जो दो प्रकार की क्षतियाँ हैं जिनको हम लोग क्रोड लॉस और ताम्र लॉस बोल रहे हैं उन दोनों की वैल्यू को ज्ञात कर सकें। ठीक है, अब जैसे ये दो प्रकार की रहती हैं, ये टेस्ट जो रहते हैं या ये परीक्षण जो रहते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है ओपन सर्किट टेस्ट या खुला परिपथ परीक्षण और दूसरा रहता है लघु परिपथ परीक्षण या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट की बात करते हैं ना तो इसके लिए हमें एक टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ट्रांसफार्मर का नो लोड पे प्रचालन। उसको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? ट्रांसफार्मर को बिना लोड के चला रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? हम लोग ये चीज़ नोट कर रहे थे कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रोड क्षतियाँ हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसी टेस्ट का सर्किट बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे क्या देखा था कि भाई हम लोग क्या कर रहे थे, जो ट्रांसफार्मर था ना उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग ओपन रख रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रांसफार्मर रहेगा और ये जो जैसे सेकेंडरी साइड रहेगी। ठीक है, ये जो साइड है ना यहाँ पे इस परीक्षण के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं। ठीक है, अब जैसे जो प्राइमरी साइड है ना उस प्राइमरी साइड के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के विभिन्न पैरामीटर्स रहते हैं जो कि कौन कौन से? एक तो करंट, एक वोल्टमीटर और तीसरा जो इसकी शक्ति या क्षति जो है उसको ज्ञात करना है, वो तीन चीज़ें। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मीटर्स लगाते हैं। तो अपने को क्या पता है, जो करंट होती है उसको नापने के लिए हम लोग जो मीटर लगाते हैं उसको मीटर बोलते हैं और वो कौन से क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। जो वाटेज होती है यानी शक्ति जो रहेगी उसको नापने के लिए हम लोग वाट मीटर लगाते हैं, वो ऐसे कुछ लगता है, देखिए ना। और जो वोल्टेज है उसको नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं जो ऐसे कुछ लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो परीक्षण है इसको हम लोग खुला परिपथ परीक्षण या ओपन सर्किट परीक्षण बोल रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ये जो वोल्टेज है, जैसे वोल्टेज है उसको हम लोग V0 बोल देंगे, करंट है उसको I0 बोल देंगे और यहाँ पे जो वाटेज है उसको W0 बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस जगह AC सप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग ये परीक्षण करेंगे इस परीक्षण के अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी हम लोग ओपन साइड जो ओपन सर्किट रहनी है उस साइड के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड को रखते हैं। ठीक है, और प्राइमरी साइड में हम लोग LV साइड को रखते हैं। क्यों रखते हैं जस्ट अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड का मतलब क्या है? देखिए ना, दो ट्रांसफार्मर है जैसे अगर अपन मानते हैं, एक ट्रांसफार्मर है 33/11 और एक ट्रांसफार्मर है जैसे 33/132। तो आप क्या देखोगे, ये जो ट्रांसफार्मर है ना ये इसके इनपुट के अंदर 33 kV है और आउटपुट के अंदर क्या है? 11 kV। यानी ये ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है? इनपुट के अंदर 33 kV है और आउटपुट के अंदर क्या है? 132 kV। यानी ये कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगर आप इन दोनों के अंदर देखोगे ना, इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये है हाई वोल्टेज साइड और इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये है हाई वोल्टेज साइड। यानी अगर इस ट्रांसफार्मर का परीक्षण अगर आप कर रहे हो तो इसको आप इस साइड में रखोगे 33 kV को और इसका परीक्षण कर रहे हो तो 132 को इस साइड में रखोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन इस टेस्ट की क्या रहेगी कि सदैव सेकेंडरी साइड को हाई वोल्टेज साइड पर रखा जाता है। ठीक है,
रखा जाता है और LV साइड पर सभी पैरामीटर नापे जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सभी पैरामीटर नापे जाते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं देखिए ना, इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब देखिए ना, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे थे तो हमने क्या चीज़ जानी थी, हमने ये चीज़ जानी थी कि ट्रांसफार्मर जो रहता है ना, उस ट्रांसफार्मर के अंदर शक्ति का स्थानांतरण होता है और एक सर्किट से हम लोग दूसरे सर्किट के अंदर क्या करते हैं, शक्ति का स्थानांतरण करते हैं और उस स्थिति के अंदर जो शक्ति रहेगी ना वो स्थिर रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप प्राइमरी जो शक्ति उसको अगर आप V1 I1 बोलते हो और अगर सेकेंडरी को अगर आप V2 I2 बोल रहे हो तो ये दोनों की दोनों वोल्टेज, ये जो शक्तियाँ हैं ये बराबर रहेगी। ठीक है, अगर अपन यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है देखिए V2/V1 वज्र गुणा करने पे। ठीक है, V2 ऊपर है, ये V1 नीचे आ गया और इधर ये I1/I2 आएगा। ठीक है, वज्र गुणा करके आप सॉल्व करके देखेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है कि ये जो V2 है ना, ये I2 के क्या है, विक्रमानुपाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि भाई इसका मतलब क्या है, अगर आप हाई वोल्टेज कहीं पे बढ़ा रहे हो ना तो करंट क्या रहेगी, कम होएगी ट्रांसफार्मर के केस के अंदर। ठीक है, तो अगर बाई चांस आप इस साइड को, हाई वोल्टेज साइड को इस साइड रखते हैं ना तो क्या रहता कि यहाँ पे जो करंट है उस करंट की वैल्यू बहुत कम रहती और वो करंट इस मीटर से नापना थोड़ा सा अपने लिए कठिन रहता। ठीक है, दूसरा क्या कारण है इसको हाई वोल्टेज साइड को इस साइड रखने का, दूसरा ये कारण है कि अपने को क्या पता है कि ये जो वोल्टेज है V2 हाई वोल्टेज है, इसकी तुलना के अंदर तो अगर आप हाई वोल्टेज को नापोगे ना तो हाई वोल्टेज की तुलना के अंदर जो कम वाली वोल्टेज है उसको नापना क्या है, आसान है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों के से बचने के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हाई वोल्टेज साइड को सेकेंडरी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर अपन अपनी गणनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड के अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड को क्या रख देते हैं, सेकेंडरी साइड में रख देते हैं और उसको खुला परिपथ में रख देते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है, जैसे ये चीज़ हो गई, अब इसके बाद क्या होएगा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जब भी अपन ये परीक्षण को स्टार्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएंगी, उस ट्रांसफार्मर के अंदर 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 3 वैल्यूज़ कहाँ से आएगी, ये मीटर कोई वैल्यू दर्शाएगा, ये मीटर कोई वैल्यू दर्शाएगा और ये मीटर कोई वैल्यू दर्शाएगा। कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, एक तरीके से अगर अपन लिखेंगे तो एक तो I0 की वैल्यू आएगी, एक V0 की वैल्यू आएगी और एक W0 की वैल्यू आएगी जो कि मीटर के अंदर दर्शाई जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ कौन सी है, I0 कौन सी वैल्यू है, ये है नो लोड धारा। ठीक है, नो लोड धारा। ठीक है, ये क्या है, नो लोड वोल्टता, नो लोड वोल्टता और ये क्या है, ये नो लोड शक्ति, नो लोड शक्ति जो कि किसके, क्रोड क्षति के समतुल्य है, क्रोड क्षति के समतुल्य है। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये जो 3 पैरामीटर्स है ना, इन 3 पैरामीटर्स के आने से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्षति हो रही है ना, ये क्रोड क्षति, ये किस कारण से हो रही होगी। देखिए ना, कभी भी कोई क्षति होती है वो मैक्सिमम केसेस के अंदर प्रतिरोध के कारण होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ आने से हम लोग वो जो कारण है ना, वो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए ना, अपन ने जब इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, हमने जब नो लोड स्थिति के अंदर ट्रांसफार्मर का प्रचालन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये जो करंट रहती है, कौन सी I0 रहती है ना, कौन सी I0 करंट अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, इस I0 करंट के 2 कंपोनेंट थे, आपको याद हो तो, एक तो IW जिसको हम लोग सक्रिय धारा बोल रहे थे और एक I म्यू जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटाइजिंग करंट या चुंबकीय धारा। ठीक है, इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था क्षति करना, इसके कारण एक्चुअल में ट्रांसफार्मर के अंदर क्षति हो रही थी और इसका कार्य क्या था, इस ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, जिसके कारण ये ट्रांसफार्मर एक्चुअल में काम कर रहा है। ठीक है, यानी मुख्य काम इसके लिए हमने इस ट्रांसफार्मर को बनाया, सिर्फ ये काम होना चाहिए था, ये काम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर रहा था। अगर आप बाई चांस इन दोनों चीज़ों को इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में बनाना चाहो तो आप क्या देखोगे कि ये जो करंट है ना I0, बेसिकली ये I0 क्या हो रही होगी, 2 भागों के अंदर क्या हो रही होगी, बट रही होगी। एक तो जैसे
आई डब्ल्यू के अंदर और एक आई जीरो के आई म्यू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ जाननी रहेगी कि अपने को ये चीज़ पता है कि ये जो आई म्यू है इसका काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। और चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कौन करता है, वो करता है कुंडली, ठीक है। यानी ये जो आई म्यू है ये 100% है किसी कुंडली के थ्रू क्या हो रही होगी, प्रवाहित हो रही होगी। ये जो कुंडली रहती है इसको हम लोग एक्सएम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सएम बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ये चुंबकीय प्रतिघात है। ये इसलिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर आवश्यक है क्योंकि इसी के कारण इस ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है और ये ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से कार्य कर पा रहा है, ठीक है। और ये जो IW है ना, ये बेसिकली किसी प्रतिरोध के थ्रू प्रवाहित हुई होगी और उस प्रतिरोध को हम लोग RC बोलते हैं। RC का मतलब ये R क्रोड है, RC इसलिए लिखा है क्योंकि इसके कारण एक्चुअल में इसके कारण इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्षतियाँ हो रही होगी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके कारण क्षतियाँ हो रही होगी, ठीक है। यानी अगर अपन इसकी वैल्यू निकाल लेना तो अपने को क्या पता चल जाएगा, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्षतियाँ होनी है, करोड़ क्षतियाँ, उनकी वैल्यू की उनका मान पता चल जाएगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, देखिए ना, कैसे पता चलेगा, देखिए ना। अब यहाँ पे इनपुट में अपने को कितनी वोल्टेज दी हुई है, V0 दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको RC की वैल्यू निकालनी तो RC की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। अपने को पता है R बराबर क्या होता है, V/I, ठीक है। यहाँ पे V क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी जा रही है, V0 जा रही है। तो यहाँ पे जो RC की वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, V0 बटा करंट इसके अंदर प्रवाहित होने वाली जो कि कितनी है, IW, क्या है, IW। तो ऐसे अपने को करोड़ क्षति होने का कारण जो ये प्रतिरोध है इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप जो चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होना है ना, उसका जो कारण है कौन है, ये कुंडली, इस कुंडली के एक्सएम का मान निकालना चाहो तो वो भी सिंपल ऐसा ही निकल जाएगा। इस कुंडली के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी, V0 है। तो अगर आप एक्सएम का मान निकालोगे तो उस केस के अंदर भी V0 बटा इसके अंदर करंट जो कि क्या है, आई म्यू है, उसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें अपने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इन दोनों की वैल्यू कहाँ से आएगी, किन दोनों की, एक तो IW की और आई म्यू की, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू के निकालने के लिए अपने को एक और पॉइंट वहाँ से याद करना पड़ेगा। नो लोड की स्थिति के अंदर हमने वहाँ पे एक, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे अपन ने एक फेजर डायग्राम बनाया था, ठीक है। यानी सदिश राशियाँ वहाँ पे बनाई थी। वो कैसे बनाई थी आपको याद हो तो हमने क्या करा था कि हम क्या करते हैं, देखिए ना, कि जैसे अगर ये जो करंट है आई म्यू, इसको अगर अपन बनाते हैं तो आई म्यू ऐसे मैंने जैसे बना ली, इसको बेस मानते हुए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फेजर बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ना, ये जो आई म्यू है ना, इस आई म्यू के कारण इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या उत्पन्न हुआ है, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित हुआ है। तो वो जो फ्लक्स है वो इसके कारण प्रेरित हो रहा था, इसकी दिशा में रहेगा। उसकी वैल्यू जैसे अपन ने फाई यहाँ पे लिख दी। ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, सेम फेज के अंदर हो गए। अब एक चीज़ और अपने को क्या ध्यान है कि जो आई म्यू है ना, ये किसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है, कुंडली के अंदर, ठीक है। और अपने को क्या पता है कि कुंडली के अंदर से जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा कुंडली की वोल्टता से 90 डिग्री पीछे रहती है, ठीक है। यानी इस करंट से 90 डिग्री आगे इसकी वोल्टेज रहेगी जो कि कौन सी रहेगी, वो रहेगी V0। कौन है ये, V0। अब देखिए ना, ये मैंने बना ली। अब क्या रहेगा, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज उस प्रतिरोध के अंदर से भी जारी होगी, इस प्रतिरोध के अंदर से, ठीक है। इस प्रतिरोध में से जा रही है। तो अपने को क्या पता है कि प्रतिरोध के केस के अंदर धारा और वोल्टेज दोनों के दोनों क्या रहती है, सेम फेज के अंदर रहती है, ठीक है। सेम फेज में रहती है तो इसकी धारा कौन है, IW, वो इसकी फेज के अंदर रहेगी। इसको अपन IW बोल रहे थे, ठीक है। ये छोटा इसलिए बनाया क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि नो लोड की स्थिति के अंदर जो धारा रहती है वो फुल लोड की स्थिति के अंदर 2 से 5% रहती है, ठीक है। तो 2 से 5% है तो अपन ने इसको छोटा पहले ही बना दिया। अब इन दोनों का तुल्य जो धारा है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, I0 बोल रहे थे। और ये जो I0 है ये एक्चुअल में इसकी नो लोड की यहाँ पे धारा है। अब अपने को क्या पता है, ये जो करंट है जो कि इस ट्रांसफार्मर का करंट है और ये जो वोल्टेज है ये जो कि इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है, वो वोल्टेज के बीच का जो एंगल रहेगा उसको अपन φ0 से प्रदर्शित करेंगे। और इसका कोसाइन क्या रहता है, ट्रांसफार्मर का मतलब एक तरीके से जो शक्ति गुणांक रहता है, कौन रहता है, शक्ति गुणांक रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अपन ने यहाँ पे, आपको याद हो तो ऐसा कुछ देखा था, हमने इस कंपोनेंट को 2 भागों के अंदर क्या करा था, डिवाइड करा था। हम लोग क्या कर रहे थे, जब इस I0 को फाई की तरफ ले जाते थे तो मैंने क्या बताया था, जब भी फाई की तरफ जो वैल्यू जाती है उसको अपन कैसे लिखते हैं, I0
तो जा रही है और फाई की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे cos फाई 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos फाई 0 आ जाएगा। और ये किसकी दिशा में हो जाएगी? आई डब्ल्यू की दिशा में आ जाएगी, यानी अपने को आई डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या रह जाएगा? इसके बाद अगर आप इस I0 को फाई के विपरीत दिशा के अंदर ले जा रहे थे तो वैल्यू क्या हो जा रही थी? I0 साइन फाई 0। ठीक है, और ये किसकी दिशा में हो रही थी? आई म्यू की दिशा में हो रही थी, तो अपने को आई म्यू की वैल्यू भी आ जाती थी। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ आने के कारण अपने को ये कारण पता चल गया जिसके कारण इसके अंदर करोड़ क्षति हो रही थी। ये कुंडली का मान पता चल गया जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स प्रेरित हो रहा था। शक्ति जो हो रही है जिस धारा के कारण हो रही है उस धारा का कारण पता चल गया, मान पता चल गया। आई म्यू जो कि जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा था उसका मान पता चल गया। और यहीं से जब इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, तो अपने को cos फाई 0 यानी क्या? पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक की वैल्यू भी यहाँ से अपने को ज्ञात हो जाएगी। क्या बोलते हैं अपन इसको? शक्ति गुणांक की वैल्यू अपने को क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। और यहीं से अपने को इस फाई 0 की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कौन है? नो लोड की स्थिति के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है। ठीक है, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट या ये परीक्षण, इस परीक्षण को अपन खुला परिपथ परीक्षण बोलते हैं। इसके अंदर हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है और लो वोल्टेज साइड में सारे के सारे मीटर्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स को नापने के लिए। इस परीक्षण का उपयोग करोड़ क्षति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और ये इसके अंदर गणनाएं होती है। होप आज जो अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल के वीडियोस को आपके फ्रेंड्स को आपके सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर शेयर किया कीजिए और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।